बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। ये अध्याय 2 भागों में बना है। ये उसका दूसरा भाग है। मैं श्रीमती संगीता राय, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर से। बच्चों, हम पहले भाग की पुनरावृत्ति करेंगे कि पहले अध्याय में हमने पहले भाग में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था औद्योगिक क्रांति से पहले, ठीक है। फिर कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ ये पढ़ा था हमने। औद्योगिक परिवर्तन की गति क्या थी, उसकी रफ्तार क्या थी ये पढ़ा था हमने। हाथों का श्रम और वाष्प शक्ति का उपयोग किस प्रकार हुआ ये हमने पढ़ा था। मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, दशा कैसी थी, इसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इस पाठ के शुरू करने के पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ेंगे। भारतीय कपड़े का युग, फिर हम पढ़ेंगे बुनकरों की स्थिति कैसी थी, एडवांस सिस्टम के कारण आए बदलाव कौन कौन से थे, मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप और भारत में फैक्ट्रियों का आना। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुरू के व्यवसायी कौन कौन से थे, औद्योगिक विकास का अनूठापन किस प्रकार था, लघु उद्योगों का वर्चस्व कैसा था और बाजार में खोट, ये हम पढ़ेंगे। इन बिंदुओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय कपड़े का युग। मशीनी उद्योगों के युग से अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसका, भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का बहुत अधिक दबदबा रहता था, ठीक है। और बहुत सारे देशों में क्या होता था, मोटे कपास पैदा होते थे, परंतु भारत में जो कपास पैदा होता था वो बहुत ही महीन किस्म का होता था, बहुत बारीक हुआ करता था, है ना। और जो रास्ते हम देखते हैं कौन कौन से बंदरगाहों से किन किन रास्तों से व्यापार होता था, तो अर्मेनियन और फारसी व्यापारी जो थे, वो सौदागर जो थे, वो पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते से यहाँ की चीजें ले जाया करते थे। यहाँ के बने हुए महीन बारीक कपड़ों के थान जो है गट्ठों में ऊंट की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाया करते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत जो है वो खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। और कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार भारत का हुआ करता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर जो थे वो सक्रिय हुआ करते थे। ये क्या काम करते थे, वे उत्पाद में पैसा लगाते थे, चीजों को ले जाते थे और निर्यातकों तक पहुंचाया करते थे। माल भेजने वाले सौदागरों के द्वारा बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से भी क्या होते थे, जुड़े हुए होते थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी भी दिया करते थे और बुनकरों से तैयार माल खरीदते थे और उसे बंदरगाह तक पहुंचाते भी थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने भी लगा था और यूरोपीय कंपनियों की ताकत जो थी वो बढ़ने लगी। ये चित्र में देख रहे हैं हम, ये मानचित्र है, ये बंदरगाह के सूरत बंदरगाह, हुगली बंदरगाह, बॉम्बे, कलकत्ता, ये बंदरगाह जहां से व्यापार हुआ करता था। हम सबसे पहले एक गतिविधि कर लेते हैं। ये सिलिकॉन रूट का चित्र दिखाया गया है। हमें पता लगाना है कि रेशम मार्ग की स्थापना किसने की थी और कब की थी, यह किस देश से और किस महाद्वीप तक फैला हुआ था, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। ये गतिविधि हमें करनी है सिल्क रूट की। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुनकरों की स्थिति क्या थी, बुनकरों का क्या हुआ। 18वीं सदी के मध्य तक
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना बिजनेस, अपना व्यापार जो था वो जमा लिया था। इस अवधि में व्यापार के पुराने केंद्र कौन कौन से थे? सूरत और हुगली, इनका पतन हो गया था। और व्यापार के नए केंद्र कौन से थे? कलकत्ता और बंबई, इनका उदय हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी और इसके साथ ही वो व्यापार पर अपना क्या करने लगी थी? अब एकाधिकार जमाना उसने शुरू कर दिया था। कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय से जुड़े प्रारंभिक व्यापारियों और दलालों को क्या करना शुरू कर दिया था? उखाड़ना शुरू कर दिया था, हटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। इस काम के लिए उन्होंने लोगों को वेतन पर भी रखा था। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता क्या करते थे देखेंगे हम। गुमास्ता का काम था बुनकरों के काम की निगरानी करना, आने वाले माल का संग्रहण करना और कपड़े की क्वालिटी की जांच करना, ये उसके काम हुआ करते थे। कंपनी क्या करती थी? एक यह भी कोशिश करती थी कि बुनकर किसी दूसरे ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की कोई डील ना करे। इस काम को पुख्ता करने के लिए उसने क्या किया? एडवांस सिस्टम का सहारा लिया। देखिए यहाँ पे कितनी चालाकी की गई थी। इस सिस्टम के तहत बुनकरों को कच्चे माल खरीदने के लिए क्या दिया जाता था? कर्ज दिया जाता था। और जब कोई बुनकर कर्ज ले लेता था तो इस बात के लिए बाध्य हो जाता था कि किसी अन्य व्यापारी को अपना माल अब वो नहीं बेच सकता। ठीक है, इसके साथ में हम देखते हैं कि एडवांस सिस्टम के कारण बुनकरों के लिए कई समस्याएं भी पैदा हो गई थी। पहले खाली समय में थोड़ी बहुत वो खेती कर लेते थे ताकि परिवार का पेट भरने के लिए अनाज उगा सके। अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता था और उन्हें अपनी जमीन काश्तकारों को देनी पड़ती थी। जो गुमास्ता हुआ करते थे ये बाहरी आदमी होते थे, उनका गांव से कोई नाता रिश्ता नहीं होता था। वे सिपाहियों और चपरासियों को साथ में लाते थे काम देखने के लिए। समय पर काम पूरा ना होने की स्थिति में क्या करते थे? बुनकरों को दंडित करते थे, उनको सजा दिया करते थे। गुमास्ता अक्सर हेगड़ी भी दिखाया करते थे बुनकरों के सामने। ठीक है, और कई बार गुमास्ता और बुनकरों के बीच में लड़ाइयां भी हो जाया करती थी। हम देखते हैं एडवांस सिस्टम के कारण आए बदलाव। एडवांस सिस्टम के कारण कई बुनकर कर्ज के जाल में फंसते चले गए। कर्नाटक और बंगाल के कई स्थानों पर तो बुनकर अपने गांव छोड़कर पलायन कर गए और दूसरे गांवों में उन्होंने शरण ली और ताकि वो वहां पर अपना करघा लगा सके। कई बुनकरों ने एडवांस लेने से इनकार कर दिया और अपनी दुकानें भी बंद कर दी और क्या करने लगे? पुनः वो खेती करने लगे। ये गतिविधियां दूसरी देखेंगे। इसमें अपने माता पिता की भी मदद लेंगे और पता करेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह की कला और शिल्प उत्पादन होता है, कौन लोग उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं, इसमें महिलाओं का क्या योगदान है ये भी हम देखेंगे। वे अपना उत्पादन कैसे बेचते हैं, क्या वे लाभ कमाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये सेकंड गतिविधि आपकी करेंगे आप लोग। इसके बाद देखेंगे हम मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़े के निर्यात में कमी आने लगी थी और ये 1811-12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी जो 33% थी वह 1850 के आते आते कितनी हो गई थी? मात्र 3% रह गई थी। यहाँ पर देखते हैं हम कि ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन में क्या लगा थी? इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, आयात कर लगा दिया था ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां से बनने वाली वस्तुएं ही वहां पर बिक सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा था कि वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। देखिए भारतीयों को कितना बुद्धू बनाया जाता था। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात जो था वो नहीं के बराबर था, लेकिन 1850 के आते आते कह सकते हैं कि 31% सूती कपड़े का आयात हो गया था और 1870 के दशक तक हिस्सेदारी जो बढ़कर कितनी हो गई थी? 70% हो गई थी। देखिए कितना अधिक बढ़ गया था। भारत में हाथ से बने सूती कपड़ों की तुलना मैनचेस्टर की मशीनों से बने हुए कपड़े
अधिक सस्ते हुआ करते थे, है ना, क्योंकि हाथ से बने और मशीन से बने कपड़े में अंतर होता है और मशीन से बने कपड़े अधिक सस्ते भी होते हैं। इसीलिए बुनकरों का जो मार्केट था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था और 1850 के दशक तक आते आते अपन कह सकते हैं कि सूती कपड़े के अधिकांश केंद्रों में भारी गिरावट आने लगी थी। 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गृह युद्ध शुरू हो गया था और इसीलिए वहां से ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की सप्लाई क्या हो गई थी, बंद हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुंह करना पड़ा, क्योंकि अब वहां से तो अब मिल नहीं रहा, तो कहाँ जाएंगे अब वो। तब भारत से कपास ब्रिटेन को निर्यात होने लगा। इससे भारत के बुनकरों के लिए कच्चे माल की भारी कमी होने लगी, क्योंकि सारा कपास तो अब कहाँ जाने लगा था, ब्रिटेन में जाने लगा था, तो बुनकरों को फिर समस्या आने लगी। 19वीं सदी के अंत तक भारत में भी सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगे और भारत के पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह किसी आखिरी आघात से कम नहीं था, है ना। तो बचा कुचा जो समस्या थी वो और अधिक कारखानों के खुलने से बुनकरों की समस्या बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। आगे हम देखते हैं, ये चित्र दिखते हैं, बॉम्बे हावर्ड्स का चित्र है, 18वीं सदी के आखिर का चित्र है, ये दिख रहा है, ये बंदरगाह का चित्र है, ये बम्बई कलकत्ता 1780 का चित्र है, ये व्यापारिक बंदरगाह के रूप में ये विकसित होने लगा था और यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था की पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था जब ये चित्र दिख रहा है, ये उस समय का चित्र है। हम देखेंगे आगे भारत में फैक्ट्रियों का आना या कारखानों का शुरू होना। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन भी होने लगा। देश की पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कलकत्ता के समीप रिश्रा और दूसरी 1862 में चालू हुई। उत्तर भारत में खुलने वाली पहली मिल एल्गिन मिल के नाम से जानी जाती है, जो कानपुर के पास 1860 में खुली थी। अहमदाबाद में सन 1861 में पहली कपड़ा मिल और तथा 1874 ईस्वी में मद्रास में पहली कताई और बुनाई की मिल खुली थी। तो ये भारत के कारखाने थे, फैक्ट्री थी जो खुलने लगे थे भारत के विभिन्न हिस्सों में। हम इसके बाद देखेंगे शुरू के व्यवसायी कौन कौन थे। ठीक है, तो देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग चला रहे थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूह थे जिनका इतिहास बताता है कि चीन के साथ उनका व्यापार था, सदियों से चला आ रहा व्यापार था और 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे, है ना। और इसी कारण यहाँ पर हम अफीम युद्ध को भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार भारत से अफीम जो है वो चीन को जाते थे और वहां पर वो उन लोगों को उन्होंने आदी बना दिया था, चीन की जनता को अफीम की लत लगा दी थी, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि द्वारिकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया था और उद्योगों में निवेश भी किया था। 1830 से 1840 के दशक में उद्योग लगाने में उन्होंने सहयोग भी किया था। भारत में उद्योग धंधे की स्थापना करने वाले घराने और व्यक्ति जो थे वो जमशेदजी टाटा, सेठ हुकुमचंद जी.डी. बिरला और उनका परिवार था। कलकत्ता में पहला जूट मिल 1917 में मारवाड़ी व्यापारी सेठ हुकुमचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये भी चीन के साथ व्यापार किया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्रों का नियंत्रण भी किया करती थी। इस प्रकार ये व्यवसायी थे जिन्होंने भारत में व्यापार किया, चीन के साथ भी व्यापार किया। कौन कौन से व्यवसायी है हम इनको और आगे भी देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए, भारत के आरंभिक उद्यमी जमशेदजी चीन व्यापार और शिपिंग का काम करते थे। द्वारकानाथ टैगोर शिपिंग, खनन, वृक्षारोपण और बीमा का काम करते थे। फिर ये देखिए टाटा ब्रदर्स दिख रहे हैं हमें इस चित्र में, जी.एन. टाटा, आर.जी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा। ये चित्र जो है 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया था। बच्चों, ये प्रश्न आपको ध्यान से
सुनना है कि लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए जमशेदपुर में हुई थी, है ना। और कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। ये नोट कर लेंगे आप लोग इस प्रश्न को। फिर हम आगे देखते हैं जीडी बिरला, बिरला ब्रदर्स चाय कपड़ा जूट के प्रमुख उत्पादक थे। ये चित्र में दिख रहा है। दिनेश पेटिट, इन्हें ये भी चीन के साथ व्यापार किया करते थे, निर्यात करते थे। इंग्लैंड को वो कच्चे कपास की शिपमेंट दिया करते थे, दिनेश पेटिट। फिर लास्ट में हम देखेंगे सेठ हुकुमचंद, जिनका भी अपने जिक्र किया था। 1917 में कलकत्ता में एक मारवाड़ी व्यवसायी ने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1917 में कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना जो है वो सेठ हुकुमचंद ने की थी। हम देखेंगे अब यहाँ पर कि मजदूर कहाँ से आते थे। ठीक है, तो ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में आसपास के जिलों से ही मजदूर आते थे, है ना। और वो अपना जब उनके फसल कटाई का समय होता था या त्योहार आते थे तो वो अपने घर भी वापस जाते थे, अपने गांव वापस चले जाते थे। ठीक है, परंतु बाद में स्थितियां बदलने लगी। जब कारखानों के खुलने की खबर गांव में पहुंचती थी तो बहुत दूर दूर से लोग, अधिक से अधिक लोग दूर दूर से काम की तलाश में वहां पर आ जाया करते थे। और अब पहले जैसे काम मिलना आसान नहीं था। उद्योगपति जो थे वो क्या करते थे, नए मजदूरों की भर्ती के लिए किसको रखते थे, जावरों को रखते थे। जावर जो होते थे वो कोई भी पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी ही हुआ करते थे, उन्हीं के बीच के लोग होते थे। वो क्या करते, जावर क्या करते थे, वे अपने गांव से लोगों को लाते थे, उन्हें काम का भरोसा देते थे और उनकी मदद किया करते थे, और मुसीबत में पैसे की भी मदद वो किया करते थे। इस प्रकार जावर जो थे वो ताकतवर और मजबूत व्यक्ति कहे जाते थे। ठीक है, और जावर के बारे में कहा जाता है कि वो बाद में उन्होंने गिफ्ट मांगना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर ये देखिए चित्र में दिख रहा है जावर किस प्रकार किस अंदाज में खड़े हुए हैं। उनके कपड़ों से जावर की सत्ता का पता चलता है। और ये एक नया शब्द है जावर। इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहा जाता है। हम देखेंगे अगला पॉइंट, औद्योगिक विकास का अनूठापन। यूरोप की मैनेजिंग एजेंसी कुछ खास तरह के उत्पादों में ही रुचि दिखाया करती थी। वे अपना ध्यान चाय, कॉफी के बागानों, खनन, नील और जूट पर लगाती थी। ऐसे उत्पादों की जरूरत मुख्य रूप से निर्यात के लिए हुआ करती थी, क्योंकि कौन कौन सी चीजें, खनन, नील और जूट, ये उत्पादन जो किया करते थे ये निर्यात के लिए करते थे। भारत में इनको बेचा नहीं जाता था। भारत के व्यवसायी जो थे यहाँ के बाजार में मैनचेस्टर के सामानों से प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहते थे, प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन से भारत आने वाला धागा बहुत अच्छा नहीं होता था। इसीलिए भारत के मिलों में मोटे सूत धागे बनाए जाते थे, मोटे कपड़े बनाए जाते थे, जिनका उपयोग कौन करता था, बुनकर ही किया करते थे। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और स्वदेशी आंदोलन के कारण औद्योगिक बदलाव आने शुरू हो गए थे। ब्रिटिश कपड़े के बहिष्कार से भारतीय बाजारों में आप कहां से कपड़े आने लगे थे, चीन और जापान की मिलों से उत्पादन जो थे वो बढ़ने लगा था, छा गया था एक प्रकार, जिसके फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे थे। और ये समय कौन सा था, 1900 से 1912 के बीच में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो था वो धीरे धीरे दुगना होने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध तक इंग्लैंड में औद्योगिक विकास जो था वो धीमा रहा था। ठीक है, इसका फायदा किसको हुआ, भारतीयों को हुआ। इससे भारतीय व्यापारियों को एक विशाल देसी बाजार मिल गया था, और अब भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां बनने लगी थी, वर्दी बनने लगी थी, टेंट, जूते और बहुत सारा सामान बनने लगा था। ठीक है, तो यही थी औद्योगिक विकास की अनूठी बात। इसके बाद देखिए हम लघु उद्योगों का वर्चस्व। उद्योग में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था। लगभग 67 बड़े उद्योग बंगाल और बंबई में थे।
देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योगों का ही क्या था, बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में क्या करता था, काम करता था। और 1911 में यह शेयर जो थे 5% थे, जो 1931 में कितने हो गए थे, 10% हो गए थे। 20वीं सदी में हाथ से बनने वाले उत्पाद का इजाफा होने लगा था। हथकरघा उद्योग में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बुनकरों ने अपने करघों में फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि 1941 के आते आते भारत में 35% से अधिक हथकरघों में क्या लग गया था, फ्लाइंग मशीन लग गई थी। और इस फ्लाइंग मशीन के कारण क्या हुआ था, हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता जो थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फ्लाइंग शटल लग गई थी, त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, है ना, ये मुख्य शहर थे जहां पर 70 से 80% हथकरघाओं में फ्लाइंग शटल जो थी लगी थी, जिससे उत्पादन जो था वो बढ़ने लगा था। तो ये लघु उद्योगों का वर्चस्व था। इस प्रकार ये चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर मानचित्र में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग वाले इलाके, जैसा इसमें दिख रहा है बड़े बड़े गोले बने हैं, ये बंगाल और बंबई का है, ये बड़े औद्योगिक केंद्र थे। फिर मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और बिहार, ये भी बड़े बड़े इलाके थे जहां पर व्यापार किया जाता था। इसके साथ दूसरा चित्र भी दिख रहा है, हाथों से बने कपड़ा। ठीक है, ये कितना महीन कपड़ा दिख रहा है, बहुत सुंदर सफाई से काम दिख रहा है। तो हाथों से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल वहां उस समय मांग में था और अधिक इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पसंद किया जाता था। हम देखेंगे आगे, बाजार में होड़। ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादक कई तरीके अपनाते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइज होते हैं जिसके कारण लोगों को आकर्षित किया जाता है, भ्रामक एडवर्टाइज भी होते हैं। तो ग्राहकों को आकर्षित करने का विज्ञापन एक जाना माना तरीका है। मैनचेस्टर के उत्पादन अपने लेबल पर उत्पादन के स्थान को जरूर दिखाते थे। मेड इन मैनचेस्टर लिखा जाता था लेबल पर, जिससे उसकी क्वालिटी उच्च बताई जाती थी, है ना। और ये जो लेबल थे वो सुंदर, उसमें चित्र बने होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर हुआ करती थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक उत्पादों के द्वारा कैलेंडर बांटने की परंपरा की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि कैलेंडर जो थे वो साल भर कंपनी का प्रचार करते थे, है ना। आपको मालूम है कि कैलेंडर जो है साल भर हम पलटते हैं तो उससे विज्ञापन होता रहता है। भारत के उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों को प्रमुखता दिया करती थी, ताकि अपने ग्राहकों से वो सीधे तौर पर जुड़े रहें। ये चित्र दिख रहा है, ग्राइप वाटर कैलेंडर का चित्र है। बेबी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कृष्णा की छवि बताई जाती थी, ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर मैनचेस्टर लेबल 20वीं सदी का है। भारतीय देवी देवताओं की छवियां दिख रही, इसमें कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती जी दिख रही हैं। इस तरह के मैनचेस्टर के लेबल हुआ करते थे। दूसरा चित्र हम देखते हैं 1934 का सनलाइट सोप का कैलेंडर है। ये भगवान विष्णु को आसमान से सूर्य की रोशनी लाते हुए दिखाया गया है। और दूसरा चित्र जो है मैनचेस्टर लेबल पर महाराज रणजीत सिंह का है। राजाओं की छवि का भी वो उपयोग करते थे, सम्मान पैदा करने के लिए लोगों के मन में। ये एक और लेबल दिख रहा है, देवी को अहमदाबाद की एक मिल में उत्पादित कपड़ा भेंट करते हुए दिखाया गया है और लोगों से भारत में बनी चीजों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। देखिए चित्र में दिख रहा है कि देवी जो है वो कपड़ा दे रही है लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, कि भारतीय कपड़ा है, इसको इस्तेमाल करिए। ये पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, गुमास्ता कौन थे। दूसरा प्रश्न आता है, जाबर कौन थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा उद्योग पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, उद्योगों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो पाठ है इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप अपने अपनी कॉपियों में लिखेंगे, आंसर ढूंढेंगे और उसको याद भी करेंगे।
इस तरह ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि ये अध्याय आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।